अगर हम आपसे पूछें कि इस देश में वो कौन सा संस्थान है जहां के एलुमनाई देश के सबसे ताकतवर पदों पर मौजूद हैं, तो आप शायद आईआईएम अहमदाबाद, सेंट स्टीफेंस दिल्ली या फिर आईआईटी मुंबई का नाम लेंगे। लेकिन इनके इतर एक और संस्थान भी है जहां से निकले लोग इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जिस संस्थान का इतिहास 100 साल पुराना होने को है। जानकारों के मुताबिक अनुशासन जहां काम करने की पहली शर्त है और खाकी पैंट यहां का यूनिफॉर्म। संस्थान का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आज आपको इसी संस्थान के कम सुने या फिर अनसुने किस्से सुनाएंगे। बीते मार्च के आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बैक टू स्कूल वाला मूवमेंट था। कारण कि इस दिन प्रधानमंत्री नागपुर में थे। नागपुर यानी महल रोड स्थित आरएसएस के हेडक्वार्टर में। ये दिन संघ के लिए भी खास था क्योंकि कभी उन्हीं की छांव में पनपा एक पौधा देश के इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद, देश की राजनीति में एक सशक्त पेड़ बनने के बाद, उसके 11 साल बाद इस जमीन पर पहली बार लौटा था, जिसने उसे शुरुआती दिनों में जरूरी पोषण मुहैया करवाया, ठीक उसी जगह पर। 30 मार्च 2025 को नागपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आरएसएस भारत का वो विशाल बरगद का पेड़ है जो हमारी अमर संस्कृति और आधुनिकता को जोड़ता है। वहीं लाखों करोड़ों स्वयंसेवक इसकी डालियों और शाखाओं की तरह हैं जो देश की सेवा बिना किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं। लेकिन क्या है इस विशाल बरगद का इतिहास? किसने रोपा था इसका पहला बीज? किसने इसके जड़ों में दिया खाद पानी? और कब लोगों ने इसमें कीड़े लगने के भी आरोप लगाए? नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक। आज इन सब सवालों के जवाब टटोलेंगे क्योंकि आज की तारीख में बात आरएसएस की। ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। तो ये आज से करीब 100 साल पहले की बात है। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने नागपुर की ज़मीन में इस विशाल बरगद की नींव डाली थी। जो ज़मीन अब तक नारंगी की फसल के लिए जानी जाती थी, उस ज़मीन की पहचान में जल्द ही एक नया नाम जुड़ने वाला था। डॉक्टर हेडगेवार शुरुआत में कांग्रेस से जुड़े थे। उन्होंने 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भी भाग लिया, लेकिन इसके कुछ साल बाद उनका मोहभंग हो गया। खिलाफत आंदोलन के बाद 1923 में हुए सांप्रदायिक दंगे निर्णायक मोड़ साबित हुए। हेडगेवार को लगा कि कांग्रेस नेतृत्व हिंदुओं की चिंताओं को दूर करने में विफल रहा है और इसलिए हिंदुओं को एकजुट करने के लिए एक नया संगठन बनाने का समय आ गया है। 1925 में विजयादशमी के दिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। इसके बाद उनके रास्ते हमेशा के लिए कांग्रेस से जुदा ही रहे, अलग ही रहे। आरएसएस नाम के वटवृक्ष को लगाया तो डॉक्टर हेडगेवार ने था, लेकिन इसकी जड़ें सबसे ज़्यादा फैली दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर के समय में। 1940 में डॉक्टर हेडगेवार के निधन के तुरंत बाद गोलवलकर संघ के दूसरे सरसंघ चालक बने और फिर 1973 में मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। संघ के अब तक के सभी सरसंघ चालकों में उनका कार्यकाल ही सबसे लंबा रहा है और इसलिए इस संस्था का सबसे अधिक विकास भी उनके समय पर ही हुआ, ऐसा जानकार मानते हैं। इतनी बुनियादी बातें आपके लिए जानना ज़रूरी था। अब बात किस्सों की। साल 1947 की बात। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था और दोनों मुल्क कश्मीर को अपने में मिलाने की जद्दोजहद में लगे थे। लेकिन इस फैसले की चाबी जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के हाथों में थी। उनको यह फैसला करना था कि उनका राज्य किस देश के साथ जाएगा, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ। जस्टिस मेहरचंद महाजन अपनी आत्मकथा लुकिंग बैक में लिखते हैं, उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने 3 दफ़ा महाराजा हरि सिंह को खत लिखा और इन चिट्ठियों में उन्होंने गुहार लगाई कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं कश्मीर में कुछ समय गुजारना चाहता हूँ, आप मुझे कश्मीर आने की इजाज़त दें। लेकिन हरि सिंह को डर था कि अगर जिन्ना कश्मीर आए तो वो उन पर पाकिस्तान से विलय करने का दबाव बनाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी चतुराई दिखाई, जिन्ना से कहा कि अभी हालात सही नहीं हैं और ये कहकर उन्होंने जिन्ना को कश्मीर आने की मंजूरी नहीं दी। पाकिस्तान की तरफ जाने का हरि सिंह को मन नहीं था,
लेकिन दिक्कत ये थी कि महाराजा का भारत से विलय करने का भी मूड नहीं बन पा रहा था। ऐसे में महाराजा को मनाने और कश्मीर में विलय को गुरुजी कश्मीर आए। गुरुजी यानी आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर 17 अक्टूबर 1947 को हवाई जहाज से गोलवलकर दिल्ली से श्रीनगर पहुंचते हैं। अगले दिन 18 अक्टूबर को उनकी महाराजा हरि सिंह के साथ मीटिंग हुई। इस मीटिंग में गुरुजी ने महाराजा को समझाया कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ सुरक्षित है और उन्हें बिना कोई देरी करे भारत के साथ विलय के दस्तावेज माने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर कर देने चाहिए। पूर्व नौकरशाह और सोनिया गांधी के करीबी रहे अरुण भटनागर अपनी किताब इंडिया शेडिंग द पास्ट एम्ब्रेसिंग द फ्यूचर में गोलवलकर और हरि सिंह की इस मुलाकात का जिक्र भी करते हैं। वो लिखते हैं, गुरुजी ने महाराजा हरि सिंह को भारत से विलय करने के लिए मनाया और उन्हें इस काम की जिम्मेदारी सौंपी थी सरदार पटेल ने। उस समय आरएसएस की जम्मू कश्मीर और पंजाब इकाई के प्रांत प्रचारक रहे माधवराव मुले भी अपनी किताब श्री गुरुजी समृग दर्शन में इस घटना के तथ्यों को पुख्ता करते हैं। इसके अलावा आरएसएस के कार्यकर्ता भी उस समय कश्मीर में सक्रिय थे। माना जाता है कि उन्होंने स्थानीय स्तर पर लोगों को संगठित करने और भारत के पक्ष में माहौल बनाने में मदद की। लेकिन माहौल तो आरएसएस के विपक्ष में भी बना। महात्मा गांधी की मौत में संघ की भूमिका हमेशा से विवादों से जुड़ी रही है। कई आरोप रहे हैं। आरएसएस पर पहला प्रतिबंध भी महात्मा गांधी की हत्या के बाद ही लगाया गया। 30 जनवरी 1948 को गांधी पर 3 गोलियां दागी गईं और जिस उंगली ने ट्रिगर दबाया वो उंगलियां थीं नाथूराम गोडसे की। गोडसे और संघ के संबंधों पर लोगों के अलग अलग मत हैं। जब गांधी की मौत हुई, उनकी हत्या की गई। उस वक्त गोडसे हिंदू महासभा का सदस्य था और उससे पहले वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य भी रह चुका था। नाथूराम ने अदालत में बताया कि गांधी की हत्या से काफ़ी पहले उसने संघ के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। अमेरिकन रिसर्चर J.A. कुरन दावा करते हैं कि गोडसे ने 1930 में आरएसएस ज्वाइन किया था और उसके 4 साल बाद उसने संघ की सदस्यता छोड़ दी। लेकिन पत्रकार धीरेन्द्र झा लिखते हैं कि कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले पुलिस को दिए अपने बयान में गोडसे ने यह माना कि वो आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों संगठनों के लिए साथ साथ काम कर रहा था। नाथूराम के भाई गोपाल गोडसे, जिनकी मौत 2005 में हुई, उनका कहना था कि नाथूराम ने कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ा था। इसके साथ ही गोडसे के चचेरे पोते ने 2015 में एक पत्रकार को बताया कि नाथूराम 1932 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा था और उसके बाद ना तो कभी उसने संघ का दामन छोड़ा और ना ही संघ ने उससे कभी अपनी संस्था से निकाला। फरवरी 1948 में आरएसएस को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के आरोप में सरकार ने बैन किया। साथ ही सरसंघ चालक गोलवलकर को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इसके बाद अगले 1 साल तक देश के गृह मंत्री सरदार पटेल और सरसंघ चालक गोलवलकर के बीच कई चिट्ठियों के माध्यम से बात होती रही। अपनी किताब द आरएसएस अ मेनेस टू इंडिया में A.G. नूरानी इस बारे में जिक्र करते हैं। लिखते हैं कि सरदार पटेल ने गोलवलकर को लिखा कि संघ के सभी भाषण सांप्रदायिक जहर से भरे हुए थे और उस जहर के अंतिम परिणाम के रूप में देश को महात्मा गांधी का बलिदान झेलना पड़ा। सितंबर 1948 में हुई इस चिट्ठी पत्री में सरदार पटेल ने यह भी लिखा कि उन्हें खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने गांधी जी की मृत्यु के बाद खुशी मनाई और मिठाइयाँ बांटी। अच्छा, एक बार ऐसा भी हुआ जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सहयोग की वजह से कांग्रेस के खेमे में मिठाइयाँ बटी थी। बात यह थी, इमरजेंसी के बाद जब 1977 में देश में लोकसभा के चुनाव हुए तो कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई। आप जानते ही हैं, यह आज़ाद भारत में पहली बार हुआ कि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में कोई गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में आई। इसके बाद एक तरफ इंदिरा सत्ता में वापसी के रास्ते तलाश रही थी, वहीं दूसरी तरफ सरकार में आई जनता पार्टी के दलों के बीच बर्तन बजने शुरू हो गए थे। माने वो सरकार भी ज़्यादा दिन टिकने वाली थी ऐसा लग नहीं रहा था। और ऐसा ही हुआ। 3 साल बाद दोबारा चुनाव, इंदिरा ने कम बैक किया। पत्रकार नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड में लिखती हैं कि साल 1980 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी यूनिक सी बात हुई। इंदिरा जानती थीं कि मुस्लिम वोटर इमरजेंसी के दौरान लिए उनके फैसलों से नाराज हैं। तुर्कमान गेट जैसी घटनाएं लोगों के जहन में ताज़ा थीं, इसलिए उन्होंने अपनी राजनीति को हिंदू रंग देने की कोशिश की, लेकिन ये रंग उन पर तभी गाढ़ा चढ़ पाता जब संघ साथ देता। दूसरी तरफ संघ भी इंदिरा गांधी के बढ़ते मंदिर दौरों पर गौर फरमा रहा था।
उसे इंदिरा में एक हिंदू नजर आने लगा था। इंदिरा के करीबी रहे अनिल बाली बताते हैं कि आरएसएस के उस समय के सरसंघ चालक बाला साहेब देवरस ने एक बार कहा कि इंदिरा गांधी बहुत बड़ी हिंदू हैं। बाली के मुताबिक बाला साहेब देवरस और उनके भाई इंदिरा गांधी में हिंदुओं की संभावित नेता को देखते थे। इसके अलावा पहले भी कई मौक़ों पर आरएसएस ने इंदिरा की तारीफ की थी, जिसमें 1971 की जंग में जीत और 1974 का परमाणु परीक्षण जैसे अवसर शामिल थे। आखिरकार इंदिरा गांधी संघ से जो समर्थन चाहती थी उन्हें वो मिलता दिख रहा था। 1980 के चुनाव में संघ ने इंदिरा की जीत में अहम भूमिका निभाई। आरएसएस की चुपचाप दी गई मदद ने इंदिरा के लिए हिंदू वोटरों का समर्थन जुटाया और उनकी 353 सीटों के साथ सत्ता में वापसी को आसान बनाया। हालांकि इंदिरा ने आरएसएस की मदद को कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं स्वीकारा। नीरजा चौधरी अपनी किताब हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड में ये भी लिखती हैं कि इंदिरा आरएसएस का अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती थीं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर आरएसएस और खुद के बीच सावधानी से थोड़ी दूरी भी बनाए रखती थीं। नीरजा चौधरी अपनी किताब में अनिल बाली के हवाले से ये भी लिखती हैं कि इंदिरा गांधी को पता था कि आरएसएस ने उनका समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। हालांकि इंदिरा निजी तौर पर कहती थी कि अगर आरएसएस का समर्थन न होता तो 353 सीटें आना मुश्किल जान पड़ता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल पूरे करने को है और इसी के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नागपुर पहुंचे, जिसके अपने अपने राजनीतिक कयासबाजियां लगनी शुरू हो गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ सामाजिक या राजनीतिक स्तर पर अपनी अपनी सहमति असहमति के बाद भी ये जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये अब अपने 100 साल पूरे करने को है और पॉलिटिकली लगातार चर्चाओं में, खबरों में बना हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल पूरे होने के इस मौके पर हमने भी सोचा कि अलग अलग किताबों, अलग अलग पत्रकारों के माध्यम से आरएसएस के कुछ किस्से आपके साथ साझा किए जाएं। ये तारीख का अंक लिखा है हमारे साथी अभिनव झा ने। तारीख में फिर से आपसे मुलाकात होगी अन्य किस्से कहानियों के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।